नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक शानदार मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि अब तो बिल्कुल एग्जाम कैलेंडर सर पे खड़ा है और ऐसी स्थिति में आपको जरूरत है स्टैटिक जीके में अपना मार्क्स, अपनी तैयारी बहुत अच्छा करने की, क्योंकि आप जानते हो स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है जीएस में। और इसलिए आज एक बार फिर से स्पोर्ट्स का पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी है, इससे पहले ओलंपिक्स, क्रिकेट, ये भी आपको मिल चुका है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना है। स्पोर्ट्स के बहुत फेमस इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू भी यहाँ पे मौजूद है, प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हैं, प्लस करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बातें हमने की हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन की मैं जब बात कर रहा हूं बेटा, तो आयरन क्या होता है? गोल्फ स्टिक होती है। सुनिएगा, गोल्फ में क्या होता है? गोल्फ में क्या होता है? जो स्टिक होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं बच्चे? तो क्लब बोला जाता है, क्लब। तो क्लब बोला जाता है गोल्फ स्टिक को। अब ये जो गोल्फ स्टिक होती है इसमें कई कई प्रकार होते हैं। जब शॉर्ट डिस्टेंस पर आपको बॉल मारनी होती है तो तब जो स्टिक यूज होती है, जो क्लब यूज होता है, उसको बोलते हैं आयरन। तो बच्चे कुल मिला के आयरन क्या है? आयरन एक प्रकार का क्लब है, एक प्रकार का गोल्फ स्टिक है। तो मुझे आशा है ये समझ गए होंगे। तो आयरन क्या है? एक गोल्फ स्टिक, गोल्फ क्लब का प्रकार है। चलो, फिर आयरन में भी कई प्रकार आते हैं, यानी वो क्लब जो शॉर्ट डिस्टेंस मारने में यूज होता है आयरन, इसमें भी कई प्रकार हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये जो अलग अलग हेड हैं इसको बोलते हैं हेड। तो शाफ्ट, हेड, तो जो शाफ्ट के ऊपर जो हेड यूज होता है ये बदलता है, तो अलग अलग प्रकार के आयरन आते हैं। लेकिन आप बस इतना दिमाग में रखना कि गोल्फ में स्टिक को क्लब बोला जाता है और आयरन भी एक प्रकार का क्लब है। अगला, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात हैं? तो देखो यहां पर सही जवाब है बेटा तैराकी या स्विमिंग। अब जो बुला चौधरी जी उनके बारे में चर्चा करें तो ये अर्जुना अवार्डी भी हैं, साथ साथ इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है और बाद में ये पॉलिटिक्स में एंट्री करती हैं, एमएलए भी रही। अब देखो, आप कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को उसके ईयर के आधार पर जज करते हैं कि ये काम का है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। कई सारे क्वेश्चंस एवरग्रीन होते हैं जो कि आपसे रिपीटेड पूछे जाते हैं और आपकी शिफ्ट में कब वो पूछ ले कोई गारंटी नहीं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को सीरियसली देखना है। अभी तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से कुछ क्वेश्चंस की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की इस बार आ जाए। तो बुला चौधरी भारतीय पूर्व तैराक हैं, यानी फॉर्मर स्विमर है। ठीक है बच्चे, तो 2006 से 21 तक फिर ये पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंट की थी एमएलए के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने क्वेश्चन में सही जवाब टिक कर दिया, कर दिया। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये तो बड़े फेमस खिलाड़ी हैं बेटा, बैडमिंटन से संबंधित हैं लक्ष्य सेन। और पीवी सिंधु साहब के जो कोच हैं उनका नाम क्या है? प्रकाश पदुकोण। तो प्रकाश पदुकोण ये लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के कोच का नाम है। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बेटा पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित होता है। अब देखो, पेनल्टी कॉर्नर ऐसा शब्द फुटबॉल में भी मिलता है, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर क्या है पहले वो समझते हैं। अब देखो, जब जब हम ये बात करते हैं कि ये दो टीमें हैं, एक टीम इधर एक टीम इधर। अब मान लो यहां से जो अटैकर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर डिफेंडर्स का काम क्या है कि भाई उनको गोल नहीं करने देना है अटैकर्स को। अब ऐसे में डिफेंडर कई बार जब बॉल हथियाने का प्रयास करते हैं अटैकर से, तो उसमें फाउल कर बैठते हैं, यानी गलत तरीके से बॉल लेते हैं कि धक्का दे दिया, स्टिक मार दी, इसको हम कहते हैं फाउल। अगर फाउल बहुत ज्यादा सीरियस है तो ऐसी स्थिति में पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है अटैकर टीम को। पेनल्टी स्ट्रोक जहां पे 1-on-1 कीपर और अटैकर सामने होते हैं और 7 यार्ड का डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं पेनल्टी स्ट्रोक 1-on-1। लेकिन अगर मान लो कि जो फाउल किया है डिफेंडिंग टीम ने वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं है लेकिन फिर भी फाउल है, तो ऐसे में मिलता है पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर में अटैकर टीम का एक मेंबर यहां या यहां 5 यार्ड या 10 यार्ड इस दूरी पे खड़ा होता है। किससे 5 यार्ड? यहां से। तो गोल पोस्ट से 5 यार्ड या 10 यार्ड की दूरी पे ये खड़ा रहेगा और यहां से ये बॉल देगा अपने दूसरे मेंबर्स को, फिर ये गोल मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप खुद देख रहे हो इसमें एक तो मल्टीपल एस्पेक्ट हो गए, तो गोल लगने के चांस कम है क्योंकि पहले यहां जाएगी फिर यहां ये मारेंगे, प्लस यहां पे देखो
ये डिफेंडर्स को भी गोल पोस्ट के अंदर खड़े होने का मौका मिलता है, जबकि पेनल्टी स्ट्रोक कितना खतरनाक है, यहां पे कोई डिफेंडर नहीं है, 1-on-1 है और प्लस डिस्टेंस भी कम है। तो ये बात हो गई, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो पेनल्टी स्ट्रोक कहां से लिया जाता है, 7 यार्ड का डिस्टेंस यानी 6.4 मीटर। ठीक है बच्चे, तो ये हमने बात समझ ली, पेनल्टी कॉर्नर अच्छे से समझ लिया। यहां पर एक रियल तस्वीर एक पेनल्टी कॉर्नर की आप देख सकते हो कि जो अटैकर टीम है ये सब खड़ी है और वहां से कोई गोल पोस्ट के बगल से इनको बॉल देगा और फिर ये आगे भागेंगे। चलिए देखें, बॉक्सिंग में राउंड की समय सीमा कितनी होती है। तो बॉक्सिंग में एक राउंड चलता है ना, जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, जैसे दो लोगों के बीच में बॉक्सिंग हो रही है, तो कई बार आपने बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा, लड़ाई हो रही है और फिर थोड़ी देर बाद जो नीचे बैठे जज होते हैं उनमें से कोई बेल बजाता है कि बस एक राउंड हो गया, रुक जाओ। फिर ये लोग ब्रेक पे जाते हैं, बातचीत करते हैं अपने कोच से कि मार डालूंगा, जीने नहीं दूंगा, इसने ऐसा किया, कोच समझाता है कि मत करना, पिट जाना, कर देना, तुम पे पैसा लगा है, जो भी वो चीजें होती हैं। तो ये एक राउंड पुरुषों में बच्चे 3 मिनट का होता है और महिलाओं में ये एक राउंड जो होता है, जो फीमेल्स में बॉक्सिंग में एक राउंड होता है वो 2 मिनट का होता है। और पुरुषों में कितनी देर का होता है बच्चे, तो मेल्स में, पुरुषों में 3 मिनट का। अब जब ये एसएससी ने क्वेश्चन पूछा तब इसने मेल या फीमेल ऑप्शन में क्वेश्चन में नहीं बताया, तो ऐसे में तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन एसएससी ने फिर सही जवाब 3 मिनट माना है। लेकिन मैं मानता हूं कि भाई क्वेश्चन में उसको पूछना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो आपके सामने भी ऐसी कोई चीज रिपीट होती है कि जब मेल या फीमेल ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो परेशान मत होना, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उसने 3 मिनट सही माना है तो नहीं लिखा है, तो आप भी 3 मानना सही, और अगर फीमेल लिख दिया तो 2 कर देना। चलो भाई आगे बढ़े। यस सर, अब ये जो इमेज है ये कोई साधारण इमेज नहीं है। अच्छा सर, तो ये इमेज की क्या खास बात है। ये जो व्यक्ति है आपके सामने, इनका नाम है माइक टायसन। मतलब अगर बॉक्सिंग का नाम लिया जाता है तो एक पर्सनैलिटी जिनका नाम बिल्कुल अमर हो गया है वो है माइक टायसन साहब। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, 2005 तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते थे, फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन रिटायरमेंट लेने के 19 साल बाद साल 2024 में, बेटा 2024 में ये री एंट्री करते हैं और फिर इनका एक मैच होता है पॉल के साथ। ये मैच इतना ज्यादा चर्चा में था पिछले साल कि माइक टायसन गूगल पर सेकंड मोस्ट सर्च्ड एथलीट बन गए, यानी गूगल पर दूसरा सबसे ज्यादा सर्च किया गया एथलीट, खिलाड़ी यही है माइक टायसन। ये आपके लिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हु वाज द सेकंड मोस्ट सर्च्ड एथलीट ऑन गूगल इन 2024, माइक टायसन जी। चलिए आगे बढ़े। हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुए जाने के बाद बैक लाइन के पार चली जाती है तो क्या दिया जाता है। चलो ये समझते हैं, वापस हॉकी पे आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैक लाइन। आप देखो, आपको दिख रही होगी बैक लाइन। अब मान लो कि यहां पे कोई अटैकर था पर्सन, उसने बॉल यहां पे मारी, यहां पर फेंकी। अब यहां पे एक डिफेंडर था, उसके पास वो बॉल आई, लेकिन वो बॉल उससे टच हुई, उसकी स्टिक से, बॉडी से, कैसे भी टच हुई और ऐसे वो बैक लाइन को पार कर गई। अब यहां पे गलती किसकी थी, इसकी, ये बॉल रोक नहीं पाया और इससे टच होके गई है। तो ऐसे में अटैकर टीम को एक लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा, जहां पे अटैकर टीम का एक बंदा लॉन्ग कॉर्नर में से एक जगह खड़े होके वो क्या करेगा, अब उसको प्ले रिज्यूम करने का मौका मिलेगा। तो यहां पे एडवांटेज मिल गया ना भाई, गेंद इसके पास आ गई थी लेकिन इससे टच होके निकल गई, तो अब किसके पास गेंद जाएगी, अटैकर को। इसके लिए क्या मिला, इसको एक सजा मिली एक प्रकार से, और अब किसके पास गेंद गई है, तो अटैकर टीम के पास गई। इसको कहते हैं लॉन्ग कॉर्नर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो इसका देखो सिलेक्शन पोस्ट 2023 में आए, तो सही जवाब क्या है बच्चे, लॉन्ग कॉर्नर। तो ये बार जो चीजें आई हैं तो ये ऐसा नहीं कि बस उसी बार आई है, बिल्कुल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बात दिमाग में रखेंगे कि भले ही बात हॉकी की करें या बात करें फुटबॉल की या बात करें क्रिकेट की, तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में बेटा कितने कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में ग्राउंड पे। क्योंकि ये भी एक बात है ना, जैसे क्रिकेट में कोई रिजर्व प्लेयर है वो काउंट नहीं करना है, वो काउंट की बात ही नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं फील्ड पे एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों में। अब देखो जीडी 2023 में वही क्वेश्चन फिर आया कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 11 11 11 है। चलो, वह कौन सा एकमात्र वर्ष है जिस वर्ष भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था। तो हॉकी वर्ल्ड कप बच्चे हमने कब जीता, अब देखो हॉकी विश्व कप
सबसे पहले 1971 में आयोजित हुआ। हॉकी वर्ल्ड कप सबसे पहले 1971 में आयोजित हुआ। अच्छा, कहां पर आयोजित हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप? तो सबसे पहले स्पेन में हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित हुआ और स्पेन फाइनल में हार गया, पाकिस्तान जीत गया। तो जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने जीता, स्पेन में हुआ और स्पेन ही फाइनल में हारा। अच्छा, अब सुनो जो हमारे लिए दूसरी चीज काम की है। 1975 का जो हॉकी विश्व कप था वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ और इधर इंडिया ने पाकिस्तान को पटकनी दी और इंडिया ने 2-1 से पाकिस्तान को फाइनल में नेस्ता नाबूद कर दिया, विध्वंस कर दिया, धूल चटा दी। अब आपने देखा शब्दों में फर्क। पहले मैंने क्या बोला? पाकिस्तान जीता, और मैंने यहां क्या बोला? इंडिया ने धूल चटाई, नेस्ता नाबूद किया। खैर, तो 1975। चलिए, मैंने आपके लिए लिस्ट यहां पे रखी है, इसको पहले देखना है। सबसे पहले 1971 में होस्ट स्पेन है और 1-0 से पाकिस्तान जीता, स्पेन हारा। स्कोर काम का नहीं है, पाकिस्तान जीता, स्पेन हारा। अच्छा, आप जानते हो सबसे ज्यादा हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम ही जीती है। 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम जीती है, जबकि हमारी टीम इंडिया एक ही बार जीती है। 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया, इंडिया जीता, पाकिस्तान हारा 2-1 से। अब बात करते हैं एक और। बेटा, साल 2023 में अंतिम हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद अगला वाला कब होगा? 26 में। तो आपके लिए 23 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ना सिर्फ इतना क्योंकि ये सबसे आखिरी में हुआ, बल्कि ये इंडिया में भुवनेश्वर में हुआ, ये इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बना देता है क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, होस्ट इंडिया था, और यहां पर बेटा जर्मनी जीता और बेल्जियम हारा। समझ गए क्या? तो 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप जो भुवनेश्वर इंडिया में हुआ, जर्मनी जीता और बेल्जियम हारा। तो यहां पर देखो, यहां पे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखो फाउंडिंग ईयर क्या है? तो 1971। और देखिए मोस्ट रीसेंट चैंपियन क्या है? जर्मनी। और मोस्ट टाइटल क्या है? पाकिस्तान। सही है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? अब जो कबड्डी मैच होता है बेटा वो टोटल 40 मिनट का होता है, इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो जैसे 20 मिनट का एक हाफ, फिर 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 20 मिनट का दूसरा हाफ। तो 20-20 मिनट के 2 हाफ, टोटल बच्चे क्या? 40 मिनट। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? जब हम लोग बात करते हैं मुरुगप्पा गोल्ड कप का, तो ये हॉकी का बड़ा ही प्रतिष्ठित कप है और ये हॉकी यहां पे टिक कर देते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये हर साल चेन्नई, यानी जो तमिलनाडु की राजधानी है, यहां पर मुरुगप्पा गोल्ड कप चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित होता है। और बेटा 94th, 95th और 96th जो मुरुगप्पा गोल्ड कप हुए हैं, 2025 में 96th, 95th 2024 में और 94th 2023 में, इन तीनों में एक ही टीम विनर रही है। इसलिए आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी और वो है इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज, ये 2025 की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। इंडियन रेलवेज ने हाल ही में इसी साल 96th मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीत के अपनी हैट्रिक लगा ली है, क्योंकि तीसरी बार लगातार जीते हैं। 94th, 95th, 96th। इस बार इन्होंने, इंडियन रेलवेज ने बच्चे किसको हराया? तो इस बार 2025 में इन्होंने इंडियन नेवी को हराया। समझ गए क्या? समझ गए सर। चलिए, तो यहां पर ये बात देखो। तो बच्चे मुरुगप्पा गोल्ड कप ये हॉकी से रिलेटेड है, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। 94th, 95th, 96th तीनों किसने जीते हैं? अच्छा, ऊपर हमने मार्क आउट कर दिया, तो इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने जीते हैं। और इस साल किसको हराया? इस साल इंडियन नेवी की टीम को हरा दिया। ठीक है जी, ठीक है सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ अगला, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया? अब हो सकता है आपको लगे कि सर तो 2023 का है, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन एवरग्रीन बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि पहली बार किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। और खिलाड़ी का नाम है रानी रामपाल, और रानी रामपाल जी एक समय पर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन थी। और इनको सम्मान देते हुए उत्तर प्रदेश में
रायबरेली में रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ नाम दिया गया स्टेडियम को। ये देखो रानी रामपाल, ये रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। अच्छा, तो देखें उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। इस प्रकार भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम है वो है रानी रामपाल, फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। चलो अगला, अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है? बेटा अपर कट ये जो शब्द है ये दो खेल से संबंधित है। एक तो बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग में क्या होता है कि जब एक खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी को एक अपवर्ड पंच कुछ इस तरीके से मारे कि सामने वाले खिलाड़ी को बॉडी या चिन पर वो पंच लगे, इसको हम कहते हैं अपर कट। लेकिन साथ साथ बेटा क्रिकेट में भी अपर कट होता है कि जब कोई बॉल जिसमें बहुत ज्यादा उछाल है, बाउंस है, तो बैट्समैन उसमें अपर कट मार के उस बॉल को विकेट कीपर के ऊपर से ही निकाल दे, बाउंड्री मिल जाए या कुछ रन मिल जाए, लेकिन ये जो उसने शॉट मारा है इसको भी अपर कट बोलते हैं। अब समस्या ये है कि जब ये प्रश्न आया था तो बॉक्सिंग क्रिकेट दोनों ही ऑप्शन में थे, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो यहां पे सही जवाब बॉक्सिंग था, लेकिन क्रिकेट में भी गलत नहीं, हाँ लेकिन बॉक्सिंग में ज्यादा प्रचलित है। चलिए, सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? सीमा पुनिया जी ये बेटा जिस खेल से संबंधित है उसका नाम है डिस्कस थ्रो। अब डिस्कस थ्रो में क्या होता है? डिस्कस थ्रो में एक डिस्क होती है, मेटल डिस्क, है ना? तो ये जो मेटल डिस्क है बच्चे, इसका वजन मेन में होता है 2 किलो, महिलाओं में होता है 1 किलो, और इसको जितना ज्यादा आप दूर तक फेंकेंगे तो जो ज्यादा दूर तक फेंकेगा वो जीतेगा। तो सीमा पुनिया जी काफी सालों से भारत को इसमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, पुरुषों में बच्चे क्या वजन, तो 2 किलो होता है डिस्क का वजन, तो जो डिस्क है उसका वजन 2 किलो, और महिलाओं में बेटा फीमेल्स में कितना है, तो यहां पर सही जवाब देखिए वुमेन में क्या है, तो 1 kg यहां पर वेट होता है डिस्क का। चल आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुनो, भारत का क्या राष्ट्रीय खेल है? कोई नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अनुसार, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स सभी खेलों को समान संरक्षण देना चाहती है, प्रोटेक्शन देना चाहती है, इसलिए उन्होंने किसी खेल को नेशनल स्पोर्ट्स घोषित नहीं किया। लेकिन ये बात उतनी ज्यादा समझदारी वाली नहीं है। उतनी ज्यादा समझदारी वाली इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा आप सोचो, फिर तो हमारा कोई नेशनल एनिमल भी नहीं होना चाहिए। क्यों सर? अरे तो क्या आप सिर्फ टाइगर को ही प्रोटेक्ट करते हो, बाकियों को नहीं? नेशनल फ्लावर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप क्या सिर्फ लोटस को प्रोटेक्ट करते हो? ठीक है, लेकिन वो है ना। लेकिन ठीक है, अब क्या बोलूं, उन्होंने बोल दिया। तो ना तो हॉकी, ना क्रिकेट, ना कबड्डी, कोई भी हमारा नेशनल गेम नहीं है। अमेरिका का क्या है बच्चे? बेसबॉल, ये अमेरिका का नेशनल गेम है, राष्ट्रीय खेल। चलिए, मैग्नस कार्लसन बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में आपने सुना होगा डी गुकेश, उनने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। फिर आपने सुना होगा आर प्रज्ञानंद, ये 2 इंडिया के खिलाड़ी हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं, इनने मैग्नस कार्लसन को इनने भी हरा दिया। तो मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर माने जाते हैं, ठीक है, अभी भी रैंक 1 है इनकी, और ये लेकिन हमारे भारतीय खिलाड़ियों से हार गए। इनने भी कई बार हारा है, ऐसी बात नहीं है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कहां स्थित है? अब ये क्वेश्चन का देखो पहले तो रूप समझेंगे। 2023 में इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ भुवनेश्वर में, और कई स्टेडियम बने, तो एक था बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और ये बच्चे कहां पर है? तो रूरकेला उड़ीसा। तो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा साहब के बारे में बात करें तो बिरसा मुंडा साहब का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ, और इनने मुंडा विद्रोह, मुंडा रिवोल्ट को लीड किया। अच्छा, इनको ट्राइबल्स बिल्कुल भगवान का दर्जा भी देते हैं। 2021 में भारत सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है। तो जनजातीय गौरव दिवस, ये भी आपसे पूछ सकता है जनजातीय गौरव दिवस कब? तो जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में? तो सही जवाब आपने दे दिया, क्या दे दिया? बिरसा मुंडा साहब। चलिए आइए आगे बढ़े। 1899 में इन्हें मुंडा रिवोल्ट लीड किया था। चलो अगला प्रश्न, मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आज हमने बात की कि जो गोल्फ होता है, गोल्फ में जो स्टिक होती है उसको हम बोलते हैं क्लब, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये गेम है पोलो, उसमें जो स्टिक होती है उसको हम कहते हैं मैलेट। क्या बोलते हैं बेटा? मैलेट। मैं आपको दिखा देता हूं। तो पोलो मैलेट,
पोलो में। तो पहले पोलो समझते हैं। जैसे फुटबॉल में एक बॉल होती है, आपको पांव से गोल मारना है, वैसे ही पोलो या हॉर्स पोलो में क्या होता है, आपके पास बॉल तो है लेकिन आप घोड़े पर बैठे और आपके हाथ में स्टिक है, तो आपको स्टिक से उसको गोल करना है। तो ये है पोलो या हॉर्स पोलो। और ये जो स्टिक है इसको हम लोग बोलते हैं मैलेट। अब यहां पर एक बात और समझना है, एक और टर्म है जो मैं चाहता हूं आप दिमाग में रखें, और वो क्या है, मार्टिंगेल। क्या है बच्चे, तो मार्टिंगेल, तो मार्टिंगेल, तो मार्टिंगेल, तो मार्टिंगेल, तो मार्टिंगेल, ये एक शब्द है बच्चे जो आपको दिमाग में रखना है। ये क्या होता है, अब आपने देखा होगा कई बार जब घोड़े भाग रहे होते हैं तो वो अपना सर पीछे करते हैं, तो ऐसे में तो प्लेयर को वो सर लग सकता है। इसलिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाती है जिसके माध्यम से घोड़े का सिर एक निश्चित सीमा से ऊपर ना जाए और प्लेयर और घोड़े के बीच में टकराव ना हो। इसी को कहते हैं मार्टिंगेल। नया शब्द है, ये आ सकता है, तो मार्टिंगेल। अच्छा, जो ये पोलो है बेटा, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो फारस, ईरान, पर्शिया, ईरान से हम देखते हैं पोलो शब्द का उदय हुआ। चलो, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन वाज हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्टेड। अभी अभी हमने बात की 1971 में स्पेन में, और पाकिस्तान जीता, स्पेन हारा। चलो ठीक है, ये हमने पूरी बात देख ली, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उस भारतीय खिलाड़ी की पहचान करें जिसे हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का क्योंकि जन्म हुआ था, इसलिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। युवा दिवस तो स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी को जन्म हुआ था 1863 में स्वामी विवेकानंद साहब का, तो 12 जनवरी को युवा दिवस और 29 अगस्त को खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद साहब 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक्स हुआ था, और आप हैरान रह जाएंगे अगर ये बात आपको नहीं मालूम बेटा, अकेले इन्होंने ही 14 गोल लगाए थे उस ओलंपिक्स में। सोचो, 14 गोल एम्स्टरडैम ओलंपिक्स में। और इस प्रकार टीम इंडिया जो हॉकी टीम है उसको पहला गोल्ड मिला था एम्स्टरडैम में। उसके बाद तो जो इनका जादू रहा, लगातार 6 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में हम देखते हैं कि टीम हॉकी को गोल्ड मिला। अच्छा, ओवरऑल टीम हॉकी को कितने गोल्ड मिले हैं, जो इंडियन टीम हॉकी है, ओवरऑल 8 गोल्ड मिले हैं। निम्नलिखित में से किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, हरियाणा हरिकेन किसको बोलते हैं, तो कपिल देव साहब को बोलते हैं। वैसे ही बच्चे ढींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं, हिमा दास। क्यों, क्योंकि असम में एक जगह है ढींग, ये वहीं से संबंधित है, इसलिए ढींग एक्सप्रेस। क्यों, क्योंकि बहुत तेज भागती थी, है ना। अब तो ये डीएसपी बन गई असम पुलिस में, लेकिन इनने बहुत अच्छा नाम कमाया है बच्चे, बहुत ज्यादा तेज भागती थी। और आज भी इन पे कुछ ऐसी बातें हैं जो एवरग्रीन क्वेश्चन के रूप में आती हैं। ठीक है, तो जैसे जकार्ता में, जो जकार्ता इंडोनेशिया में, वहां पर 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, और वहां पर बच्चे जो इनने 400 मीटर में जो टाइमिंग इनकी थी वो आज तक नेशनल रिकॉर्ड है महिलाओं में, आज तक वो नेशनल रिकॉर्ड टूटा नहीं। तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है कि बच्चे वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो ये है 2018 में बना, किसने बनाया, तो सही जवाब है हिमा दास ने बनाया। फिर एक और बात सुनो, IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट, तो ये बहुत पहले की बात है, जब वो यंग थी तब हम देखते हैं कि IAAF विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप, अंडर 20 वाले इवेंट में इन्हें क्या जीत लिया था, गोल्ड। पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने, फर्स्ट Indian athlete ever to win a gold medal in a track event at the IAAF World Under 20 Championship। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बढ़े, बढ़िए सर। क्यों किस खेल से संबंधित है, अब देखो आप सब बच्चे एक बात अच्छे से समझते हो कि अगर मैं कहता हूं आपको गोल्फ, तो गोल्फ में जो स्टिक है बेटा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोल्फ में जो स्टिक है उसको हम लोग बोल रहे हैं क्लब। और अगर मैं कह रहा हूं बेटा पोलो, तो पोलो में जो स्टिक है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैलेट बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं स्नूकर या बिलियर्ड्स या पूल, स्नूकर बिलियर्ड्स पूल, पहले पोलो था, पूल है, यहां पर जो स्टिक होती है उसको हम बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं, क्यू स्टिक है। ठीक है, तो क्यू तो ये स्टिक हो गई। जैसे यहां पे आप देख सकते हो ये प्लेयर के हाथ में एक स्टिक है, इसको हम बोल रहे हैं क्यू स्टिक, और जिस बॉल को वो हिट करते हैं क्यू स्टिक से उसको हम कहते हैं क्यू बॉल। तो प्लेयर के हाथ में स्टिक है और वो स्टिक से जिस बॉल को मारेंगे इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, क्यू बॉल। तो ये है क्यू बॉल, समझ गए, तो ये शब्द दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहां पे सही जवाब हमने बेटा टिक कर दिया, बिलियर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैनन, किस खेल से संबंधित है, कैनन शॉट,
कैनन शॉट क्या होता है? कुछ ऐसे बिलियर्ड्स होते हैं जिसमें दो क्यू बॉल होती हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया क्यू स्टिक है, उससे मारेंगे क्यू बॉल को, फिर ये क्यू बॉल अन्य बॉल्स को टच करती है और फिर वो अन्य बॉल्स पॉकेट में यानी होल्स में जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिलियर्ड होते हैं जिसमें बेटा एक की बजाय दो क्यू बॉल होती हैं। जैसे एक ये बिलियर्ड्स का गेम है जिसमें एक ये क्यू बॉल है और एक ये दूसरी क्यू बॉल है। अब कैनन शॉट क्या होता है? जब प्लेयर ने क्यू स्टिक से एक क्यू बॉल को मारा, ये क्यू बॉल दूसरी क्यू बॉल से टकराए और फिर इससे टकराने के बाद ये येलो बॉल नॉर्मल रेगुलर बॉल से भी टकराए। तो जब आप क्यू बॉल से दूसरी क्यू बॉल रेगुलर बॉल को टच कर लेते हो, इसको बोलते हैं कैनन शॉट। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये येलो बॉल इससे भी टकराएगी व्हाइट से, फिर व्हाइट से टकराने के बाद येलो बॉल रेड से टकराए, इसको हम बोलते हैं कैनन शॉट। तो ये भी बिलियर्ड से संबंधित है। चल, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे? बटरफ्लाई स्ट्रोक बड़ा फेमस है, स्विमिंग से संबंधित है, तैराकी से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इससे ही स्विमर है। तो अब ये दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर बिल्कुल बाहर की तरफ फैलाते हैं और फिर तेजी से पानी को मारते हैं, जिससे इनका खुद का शरीर आगे की ओर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक इसको कहा जाता है, बड़ा फेमस है। माइकल फेल्प्स संबंधित भी है बच्चे इसको करने के लिए। माइकल फेल्प्स तो मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन है। पिछली बार का मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो माइकल फेल्प्स 28 मेडल मिले हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं। इमेजिन करो, इंडिया टोटली 41 मेडल्स लाया है आज तक, जब से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। सारे प्लेयर्स टीम सबको मिला के 41 मेडल। अकेले माइकल फेल्प्स अमेरिका के ये लाए हैं 28 मेडल्स, जिनमें से 23 गोल्ड है। स्विमर है वो भी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अब सुनो, लेडी मतलब क्या है? ये महिलाओं का टूर्नामेंट है, और रतन टाटा क्योंकि ये रतन टाटा साहब को डेडिकेटेड टूर्नामेंट है। तो लेडी रतन टाटा टूर्नामेंट बच्चे किससे संबंधित है? हॉकी। ठीक है, तो लेडी रतन टाटा टूर्नामेंट हॉकी। तो आज हमने पढ़ा मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट, वो भी हॉकी है, और लेडी रतन टाटा महिलाओं का टूर्नामेंट है, ये भी हॉकी। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? चलो, तो बच्चे इसका भी सही जवाब क्या है? हॉकी। तो देखो कितना सही है, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी, लेडी रतन टाटा हॉकी, और अब हमने बोला महाराजा रणजीत सिंह कप, ये भी हॉकी। तीनों हॉकी से संबंधित है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जो आधुनिक पंजाब साम्राज्य के संस्थापक हैं, तो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाब किंगडम। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। सुकर चकिया मिसल आपने सुना होगा, खैर ब्रिटिश उनसे बहुत डरते थे, तो रणजीत सिंह साहब के नाम पे ही ये कप है। चलो, अगला है लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना। तो लोना शब्द का प्रयोग बेटा किस में किया जाता है? तो जो लोना शब्द है बेटा वो हॉकी का है, सॉरी वो कबड्डी का है ना। तो लोना शब्द क्या है? हॉकी तो है नहीं, कबड्डी का है। तो लोना में क्या होता है? जैसे अब दो टीम है हमारे पास, मान लेते हैं कि यहां पर एक टीम, यहां पे दूसरी टीम। अब पहली टीम से एक रेडर, अटैकर ना बोल के कबड्डी में क्या बोलेंगे? रेडर सामने गया, उसने यहां के कुछ लोगों को आउट कर दिया, आगे चल के कुछ और लोग गए, फिर उनने कुछ और को कर दिया। तो जब कबड्डी में एक टीम के जो 7 लोग हैं, 7 लोग ही एक टीम से खेलते हैं। जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं एक टीम से फील्ड पे, कबड्डी में 7 खेलते हैं, 7 यहां 7 यहां। तो जब किसी एक टीम के 7 लोग आउट हो जाएं, बाहर हो जाएं, तो इसको कहते हैं ऑल आउट या लोना। तो बेटा लोना शब्द किससे संबंधित है? लोना शब्द संबंधित है कबड्डी से। समझ गए क्या? तो लोना शब्द संबंधित है कबड्डी से। क्लियर? चल, ये बात हमने समझ ली। अगला, इनमें से कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है? अटैक लाइन, बॉल लाइन, बोनस लाइन या एंड लाइन? कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है? सुनिए, बॉल लाइन है, बोनस लाइन है, एंड लाइन भी है, तो अटैक लाइन संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था, आप देख सकते हो ये है एंड लाइन, ठीक है, ये है एंड लाइन, ये है बोनस लाइन, ये बॉल लाइन, ये मिड लाइन। अब इनमें लाइंस का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। सबसे पहले बॉल लाइन क्या होती है? जैसे मान लो यहां से कोई रेडर आया, तो रेडर को 30 सेकंड का समय मिलता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि कबड्डी में एक रेड का समय क्या है? 30 सेकंड। इस एक रेड के दौरान उसको सामने वाली टीम के कुछ लोगों को छूना है, छू के वापस आना है, जिसको वो छुएगा वो बाहर हो जाएंगे, और इनका काम होगा कि उसको वापस मत जाने दो, सिंपल। अब जैसे यहां से एक रेडर आया, 30 सेकंड का समय है, उसको कंपलसरी है कि वो बॉल लाइन क्रॉस करे एटलीस्ट। अगर उसने बॉल लाइन क्रॉस नहीं की, बॉल लाइन भी क्रॉस नहीं की, ऐसे ही वापस आ गया,
तो बेटा वो खुद ही आउट मान लिया जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो बॉल्क लाइन को क्रॉस करे। अगर वो क्रॉस नहीं किया तो वो खुद ही वापस आ गया ऐसे, तो आउट मान लेंगे। तो बॉल्क लाइन क्रॉस करना जरूरी है, तो होती है बॉल्क लाइन। अब सुनना, अगर उसे बोनस चाहिए तो ये है बोनस लाइन। तो बॉल्क लाइन के बाद क्या है बेटा, ये बॉल्क थी, अगली है बोनस। तो अगर वो बोनस लाइन के उस पार पांव रख देता है और फिर वापस आ जाता है तो बोनस पॉइंट मिलता है। लेकिन ये मुश्किल टास्क है, क्योंकि इतना जब आप अंदर तक आओगे तो ये लोग खड़े थोड़ा ना देखते रहेंगे, ये पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत हिम्मत का काम है ना। तो कुल मिला के बोनस लाइन क्रॉस करने में बोनस पॉइंट मिलता है, तो ये गई बोनस लाइन। लेकिन किसी भी स्थिति में भाई एंड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान लो यहां से रेडर आया और उसने किसी को टच नहीं किया और ऐसे ही एंड लाइन के पार चला गया, वो खुद ही आउट हो जाएगा। इतना भी बाहर नहीं जाना था, ठीक है। साथ साथ कुछ एडिशनल शब्द देखो आप, जैसे लॉबी, तो ये भी बेटा शब्द किससे संबंधित है, लॉबी। तो ये भी कबड्डी का शब्द है लॉबी, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है सर। चल अब मैं पहले आपको आज का होमवर्क देता हूं। तो आज का होमवर्क क्या है, तो जब ये वीडियो आप देख लो तो होमवर्क का जवाब देना है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। तो बच्चे ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में किसने लगाई हुई है पहली बार इंडिया से, सचिन, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, एम एस धोनी। आप जवाब देना। अच्छा एक और बात, यह है आपके लिए फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल। इस फाउंडेशन कोर्स में आप क्या देखते हो कि यहां पर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सिलेक्शन, पोस्ट, तरह तरह के जो एसएससी के एग्जाम है सभी की तैयारी इस एक बैच में मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक से एडवांस तैयारी करवाई जाती है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डेप्थ में करवाई जाती है। प्लस आपको इस प्राइस में 10 बुक्स भी घर पे डिलीवर होके मिलती हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप वहां से डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। 750 घंटे से ज्यादा लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, मॉक सेशन, ये सब मिलते हैं। ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। चलो तो खत्म करें, ठीक है सर। तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।